GST on रियल एस्टेट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसमें समय समय पे चेंजेस और अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। लोगों में इस सेक्टर में GST की एप्लीकेबिलिटी और ITC को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। आज इस सेशन में हम आपके साथ इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी काफ़ी हद तक हम आपकी कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कर सकें। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आपको मेरे साथ इस सेशन में एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एज पर द पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3, सेल ऑफ लैंड जिस पे ऑलरेडी हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, उसे neither a supply of good nor a supply of services, तो सेल ऑफ लैंड पे कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ वी मूव ऑन टू सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, विच एवर इज अर्लियर, इन दैट केस सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज एक बिल्डिंग है, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है पर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुआ है और कोई एक पर्सन उस बिल्डिंग में एक यूनिट रेंट पर ले लेता है और उसमें वो रहने भी लगता है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। अगर इस फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद, जबकि अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, उस बिल्डिंग से कोई भी यूनिट अगर बिल्डर सेल आउट करता है तो उस पे कोई भी GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। नाउ इन अदर केसेस, जैसे कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और किसी पर्सन ने उसमें एडवांस पेमेंट देके एक यूनिट अपने नाम पे बुक कर लिया। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है और वह यूनिट उस बायर को ट्रांसफर की जाती है, इन दैट केस सेल ऑफ उस यूनिट पर GST विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18%। नाउ जो भी यूनिट हम सेल कर रहे हैं उसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है और इसमें हम लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमने कहा कि सेल ऑफ लैंड पर हम ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो इसलिए इस पे GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि जब भी कोई सेल ऑफ बिल्डिंग होएगी और उस पे GST एप्लीकेबल होता है तो उसमें लैंड की वैल्यू को 1/3 मान के उस पे कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर सेल ऑफ बिल्डिंग पे GST की एप्लीकेबिलिटी 18% बनती है, उसमें 1/3 वैल्यू ऑफ लैंड की एक्सक्लूड करके नेट GST लायबिलिटी हो जाती है हमारी 12%। नाउ वी मूव ऑन टू अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूजुअली प्रधानमंत्री आवास योजना में आती है। एज पर दिस स्कीम, जब भी कोई अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती है, अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद, और उस केस में अगर किसी पर्सन ने 60 स्क्वायर मीटर का कोई भी फ्लैट परचेज किया है और उसकी रजिस्ट्री वैल्यू अप टू 45 लाख रुपीज़ है, उस केस में GST विल बी एप्लीकेबल ओनली एट द रेट ऑफ 1%। अगर यह प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल अफोर्डेबल
प्रॉपर्टी अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो कारपेट एरिया इन दैट केस विल बी 90 स्क्वायर मीटर और रजिस्ट्री वैल्यू वही 45 लाख रुपये होगी और उस पे भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी 1% होगी। जो भी बिल्डर इस तरह के फ्लैट कंस्ट्रक्ट करता है उसे कोई भी आईटीसी की अवेलमेंट नहीं होती है। जब भी वह इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल परचेज करता है जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील, तो उसे सप्लायर उससे जीएसटी चार्ज करता है, लेकिन उस जीएसटी की बिल्डर को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। और इसमें यह भी कंडीशन लगाई गई है कि जो भी मटेरियल वह अपने कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज करेगा उसमें से 80% की परचेज एक रजिस्टर्ड सप्लायर के थ्रू ही होनी चाहिए और उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी एज पर द जीएसटी रेट ऑफ दोज मटेरियल, बट इन केस ऑफ सीमेंट द जीएसटी एप्लीकेबिलिटी विल बी 28%। और अगर उसने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, मान लो बिल्डर ने 80% का मटेरियल किसी भी रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज नहीं किया और उस लिमिट को उसने एक्सीड कर लिया, इन दैट केस ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% ऑन आरसीएम बेसिस। जो रेसिडेंशियल अफोर्डेबल हाउस प्रॉपर्टी होती है उसमें एक और कंडीशन एप्लीकेबल होती है, जो भी ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसमें 15% से ज़्यादा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अदर देन रेसिडेंशियल अफोर्डेबल हाउस प्रॉपर्टी, जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अफोर्डेबल हाउस प्रॉपर्टी के अदर होती है, इन दैट केस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एट अ रेट ऑफ 5%। उसमें भी बिल्डर को कोई भी आईटीसी व क्लेम नहीं कर पाता। अब मुद्दा आता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में क्या एक कंस्ट्रक्टर को आईटीसी अवेल होएगी? क्या उसे जो भी वो मटेरियल सप्लायर से परचेज करता है क्या उस पे वह अपनी आईटीसी क्लेम कर सकता है? एज पर सेक्शन 2 119 सबसेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज यूजुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल प्लस लेबर, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में इन दोनों को बाइफर्केट नहीं किया जा सकता। इसीलिए सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल 2 पैरा 6A में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को कंपोजिट सप्लाई माना गया है। अब ये कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? जब भी देयर इज 2 or more supply of good and services in conjunction with each other which are naturally bundled, उसे हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। और उस सप्लाई में एक सप्लाई को हम प्रिंसिपल सप्लाई मानते हैं। इसलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एक कंपोजिट सप्लाई है जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, और इस सप्लाई को हमने एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पैरा 6A डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब भी एक कंस्ट्रक्टर किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है तो उसे सप्लायर से मटेरियल परचेज करना होता है जिस पे वो जीएसटी पे करता है। क्या उस जीएसटी की वो आईटीसी क्लेम कर सकता है? यहाँ पर सेक्शन 17(5) द ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सेक्शन 17(5) के क्लॉज C में कहा गया है कि जब भी कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एक कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाता है इन रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब उसे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इस केस में assumption दी गई है plant and machinery. Plant and machinery has been excluded from this definition. उसी तरह सेक्शन 17(5) क्लॉज D में ये कहा गया है कि जो भी मटेरियल एक वर्क
कॉन्ट्रैक्टर अपने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सप्लायर से परचेज करता है इन हिज ओन अकाउंट, उस सूरत में भी वह उस जीएसटी पे कोई भी आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकता है। यह कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रेनोवेशन एंड रिपेयर टू द एक्सटेंट ये अमाउंट इज कैपिटलाइज्ड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एसएससी। इस तरह हमने देखा कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अपने मटेरियल की परचेज पर कोई भी वो क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट आपको डिस्कस कर सकते हैं, सफारी रिट्रीट, जिसमें एसएससी जो कि एक बिल्डर था और उसने एक मॉल को कंस्ट्रक्ट किया था और उसने उड़ीसा हाई कोर्ट में यह अपील की कि जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्ट था कि फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी whenever the GST has been paid in regard to input services and capital good in course of furtherance of business, तो उस केस में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उसकी आईटीसी मिलनी चाहिए। यहाँ पर भी एसएससी ने एक मॉल को कंस्ट्रक्ट किया था और उसने कहा कि अगर उसे आईटीसी नहीं दी जाती है तो इट इज अल्ट्रा वायलेस द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ जीएसटी एक्ट, और इसको उड़ीसा हाई कोर्ट के जज ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने जजमेंट एसएससी के हक में दी, लेकिन डिपार्टमेंट को ये मंजूर नहीं था। उसने इस केस को रीअपील किया और अब वह सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को स्टे कर रखा है एंड द डिसीजन इज येट टू कम। होप गाइस जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी और आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट है, काफ़ी हद तक मैं इसे रिजॉल्व कर पाई, लेकिन अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।